अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर अहमद। मैं आपसे आज एक बहुत ख़ास टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ। हम इंसानी जिस्म के उस हिस्से के बारे में बात करेंगे जो शायद सबसे अंडर अप्रिशिएटेड है, लेकिन उसकी कम्प्लेक्सिटी हैरत अंगेज़ है। गुर्दा या किडनी। वालेकुम अस्सलाम फ़ातिमा। बहुत खूब। तुमने एक ऐसे मौजू का इंतखाब किया है जो आयातुल्लाह, अल्लाह की निशानियों से भरपूर है। गुर्दा, एक छोटा सा ऑर्गन, लेकिन उसके फंक्शंस, सुभान अल्लाह। प्रोफेसर, मैं अपनी बायो इंजीनियरिंग की स्टडीज़ में इसकी वर्किंग को समझने की कोशिश कर रही हूँ। सरफेस लेवल पर तो ये सिर्फ खून साफ करता है, लेकिन जितना डीप में जाती हूँ उतना ही हैरान होती हूँ। क्या आप मुझे इसकी बुनियादी हैरत अंगेज़ बातें बता सकते हैं? बिल्कुल फ़ातिमा। ज़रा सोचो, हमारे जिस्म में सिर्फ दो छोटे से गुर्दे हर दिन तकरीबन 180 लीटर खून फ़िल्टर करते हैं। ये इतना खून है जितना एक बड़े पानी के ड्रम में होता है। 180 लीटर्स एक दिन में? ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा है। और सिर्फ फिल्टर ही नहीं करते, बल्कि उसमें से 99% यूजफुल चीजें वापस जिस्म में भेज देते हैं। और सिर्फ 1-2 लीटर जरूरत से ज्यादा पानी और फजूल मवाद पेशाब की शक्ल में बाहर निकालते हैं। ये तो कमाल की एफिशिएंसी है। हमारी इंजीनियरिंग में ऐसी फिल्ट्रेशन सिस्टम बनाने के लिए कितनी जगह और एनर्जी दरकार होगी। यही तो अल्लाह की कुदरत है। और ये सब कुछ बिल्कुल खामोशी से, बगैर किसी एहसास के हर लम्हा हो रहा है। इस पर कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ज़मीन में भी निशानियां हैं यकीन करने वालों के लिए, और तुम्हारी ज़ातों में भी, क्या तुम देखते नहीं हो? सूरह अद-दारियात आयत नंबर 20-21। सुभान अल्लाह, हम अपने ही जिस्म में मौजूद निशानियों पर गौर नहीं करते। हर गुर्दे में तकरीबन 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा छोटे फिल्टर यूनिट्स होते हैं, जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं। हर नेफ्रॉन एक मुकम्मल छोटा सा फैक्ट्री है। 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हर गुर्दे में? ये तो माइक्रो इंजीनियरिंग की इंतहा है। बिल्कुल। और इन नेफ्रॉन्स की टोटल लंबाई, अगर उन्हें सीधा किया जाए, तो हर गुर्दे में 80 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। जरा तसव्वुर करो, इतनी लंबी फिल्टरिंग ट्यूब 2 मुट्ठी भर ऑर्गन्स में समाई हुई है। 80 किलोमीटर्स? ये तो सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। हमारी रोड्स भी इतनी लंबी नहीं होती जितनी एक गुर्दे के अंदर की नालियां हैं। ये है अल्लाह की हिकमा और इत्कान की निशानी। कोई इंसानी इंजीनियर ऐसी कॉम्पैक्ट और कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो प्रोफेसर, इसका मतलब है कि इसकी फिल्ट्रेशन सिर्फ साइज में ही नहीं, क्वालिटी में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। बहुत अच्छा सवाल है फातिमा। क्वालिटी तो इसकी असल पहचान है। ये सिर्फ खून को साफ ही नहीं करता, बल्कि जिस्म में नमक, पानी, एसिड बेस बैलेंस यानी पीएच लेवल को भी रेगुलेट करता है, और कुछ हार्मोन्स भी बनाता है। हॉर्मोन्स भी? मैं जानती थी कि ये विटामिन डी को एक्टिवेट करता है, लेकिन और भी? जी हाँ, ये एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन बनाता है, जो बोन मैरो को लाल खून के खलिए बनाने का सिग्नल देता है, और रेनिन बनाता है, जो ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है। ये मल्टी फंक्शनल मावल है। सुभान अल्लाह, ये तो सिर्फ खून साफ करने वाली मशीन नहीं, बल्कि एक मुकम्मल केमिकल फैक्ट्री और कंट्रोल सेंटर है। पहली सुभान अल्लाह मोमेंट मिल गई है ना? और ये तो सिर्फ इब्तिदा है। बहुत खूब प्रोफेसर। वाकई ये तो सोच से भी बढ़कर है। प्रोफेसर, अब जब हमने इसकी स्केल देख ली है, तो क्या हम इसकी फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म पर गौर कर सकते हैं? कैसे ये इतना सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन करता है? ज़रूर। फिल्ट्रेशन का अमल ग्लोमेरुलस में शुरू होता है, जो छोटी खून की नालियों का एक गुच्छा है। इसके इर्द गिर्द वुमेन्स कैप्सूल होती है। यहाँ खून से पानी, नमक, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स फिल्टर होते हैं। तो ये एक तरह का प्रेशर फिल्ट्रेशन है? बिल्कुल। दिल से आने वाला खून एक खास प्रेशर से ग्लोमेरुलस से गुजरता है। इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, जिनका साइज सिर्फ 6-7 नैनोमीटर्स होता है। 6-7 नैनोमीटर्स? ये तो मॉलिक्यूलर लेवल पर फिल्टरिंग है। प्रोटीन्स और बड़े मॉलिक्यूल्स को रोक देता होगा। हाँ, बिल्कुल सही। खून के बड़े प्रोटीन्स और खून के खालिए इस मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकते। ये एक साइज एक्सक्लूजन फिल्टर है,
लेकिन इसकी सिलेक्टिविटी सिर्फ साइज पर नहीं, चार्ज पर भी डिपेंड करती है। चार्ज बेस्ड फिल्ट्रेशन मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स को उनके इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से भी रोका जाता है? जी हाँ, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में नेगेटिव चार्जेस होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स को रिपेल करते हैं, मसलन एल्ब्यूमिन। इस तरह ये इंश्योर होता है कि ज़रूरी प्रोटीन्स जिस्म में ही रहें। ये तो डबल प्रोटेक्शन है, साइज और चार्ज दोनों की बुनियाद पर फिल्टरिंग। हमारी वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट्स में भी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती, या अगर होती भी है तो वो बहुत एक्सपेंसिव और एनर्जी इंटेंसिव होती है। बिल्कुल सही कहा। अब इसका मुकाबला डायलिसिस मशीन से करते हैं। एक डायलिसिस मशीन का फिल्टर यानी डायलाइजर भी खून साफ करता है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी, ड्यूरेबिलिटी और सेल्फ रिपेयर कैपेबिलिटी गुर्दे के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। मैट्रिक्स क्या है प्रोसेस है? देखो, इंसानी गुर्दा 24 घंटे काम करता है, 70-80 साल तक। डायलिसिस मशीन को हफ्ते में 3-4 बार 4-5 घंटे चलाना पड़ता है। गुर्दा खुद को रिपेयर करता है। डायलिसिस मशीन को रेगुलर मेंटेनेंस और पार्ट्स रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। और एनर्जी एफिशिएंसी? गुर्दा एटीपी यूज करता है जो जिस्म की अपनी एनर्जी करेंसी है। गुर्दे की एनर्जी कंजम्पशन तकरीबन 1 वाट पर किलोग्राम बॉडी वेट है, जो इसके साइज के लिहाज से कम है। डायलिसिस मशीन को कई किलोवाट्स बिजली चाहिए होती है। गुर्दे में कोई पंप नहीं होता, दिल का प्रेशर ही काम करता है। डायलिसिस मशीन को एक्सटर्नल पंप चाहिए। बहुत बड़ी फर्क है। तो 5 तरीकों से गुर्दा सुपीरियर है। 1. सेल्फ रिपेयर, 2. एनर्जी एफिशिएंसी, 3. कंटिन्यूअस ऑपरेशन, 4. मल्टी फंक्शनैलिटी, हार्मोन प्रोडक्शन, 5. कॉम्पैक्ट साइज और नो एक्सटर्नल पावर सोर्स। एग्जैक्टली। और एक और हैरत अंगेज चीज़ है काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन सिस्टम, जो लूप ऑफ हेनले में होता है। ये सिस्टम पानी को ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्सॉर्ब करने में मदद करता है। इसकी वजह से हम कम पानी में भी जिंदा रह सकते हैं। काउंटर करंट सिस्टम इंजीनियरिंग में हीट एक्सचेंजर्स में यूज होता है, लेकिन जिसमें फ्लूइड रीअब्सॉर्प्शन के लिए यूज होना ये तो ब्रिलियंट है। ये सिस्टम इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि गुर्दे के अंदर नमक का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाए, जिसकी वजह से पानी ऑस्मोसिस के जरिए वापस जिस्म में खिंच जाता है। ये इतना सोफिस्टिकेटेड है कि इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग नोबेल प्राइज विनिंग वर्क में शामिल थी, पीटर एग्रे का एक्वापोरिन डिस्कवरी। एग्रे ने डिस्कवरी की कि कैसे सेल्स पानी को सिलेक्टिवली एब्जॉर्ब करते हैं। नोबेल प्राइज विनिंग साइंस हमारे गुर्दों में हर वक्त हो रही है और हमें पता भी नहीं चलता। सुभान अल्लाह। यही अल्लाह की कुदरत है। और ये सिर्फ पानी की बात नहीं, गुर्दे, ब्लड प्रेशर, रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन और बोन हेल्थ को भी कंट्रोल करते हैं। ये सब फंक्शंस एक साथ बिल्कुल परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में चलते हैं। प्रोफेसर, ये सब देखकर तो लगता है कि ये सिस्टम रैंडम चांस से बन ही नहीं सकता। इसमें जरूर कोई इंटेलिजेंट डिजाइन है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो फातिमा। इसकी मैथमेटिकल इम्प्रॉबेबिलिटी ही इसकी रैंडम क्रिएशन को मुस्तरद करती है। ज़रा सोचो, एक नेफ्रॉन के अंदर 10 से ज़्यादा अलग अलग सेल टाइप्स हैं, हर एक का अपना ख़ास काम है, सब एक दूसरे से परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस कैसे करें प्रोफेसर? अगर हम सिर्फ एक नेफ्रॉन के 10-12 की कंपोनेंट्स ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट और उनके अंदर के स्पेसिफिक सेल टाइप्स और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को रैंडम चांस से सही जगह पर, सही वक्त पर, सही कॉन्फ़िगरेशन में आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें, तो ये एस्ट्रोनॉमिकल नंबर्स तक पहुंच जाएगी। मसलन अगर हर कंपोनेंट के लिए सिर्फ 1 in 1000 की प्रोबेबिलिटी हो, तो 10 कंपोनेंट्स के लिए ये 10⁻30 हो जाएगी और हमारे पास 2 मिलियन नेफ्रॉन्स हैं। 10⁻30 तो सिर्फ एक नेफ्रॉन के लिए? ये तो यूनिवर्स में एटम्स की तादाद से भी ज्यादा है। ये तो स्टैटिस्टिकली इम्पॉसिबल है। यही पॉइंट है। रैंडम चांस से ऐसी स्पेसिफाइड कम्प्लेक्सिटी का वजूद में आना नामुमकिन है। कोई ऐसी मशीन जो खुद रिपेयर हो, खुद एनर्जी बनाए और इतने सारे फंक्शंस एक साथ परफॉर्म करे बगैर किसी डिज़ाइनिंग इंटेलिजेंस के,
कैसे वजूद में आ सकती है। ये तो वाकई माइंड ब्लोइंग है। हर लेयर पर परफेक्शन और कम्प्लेक्सिटी। प्रोफेसर, कुछ लोग कहते हैं कि ये सब ग्रेजुअल एवोल्यूशन का नतीजा है, कि कुछ अधूरे फिल्टर्स बने होंगे फिर बेहतर होते गए। ये एक कॉमन स्केप्टिकल आर्ग्यूमेंट है, लेकिन गुर्दे का सिस्टम इररिड्यूसिबली कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब है कि इसके किसी भी हिस्से को हटा दो तो पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देगा। मसलन सिर्फ ग्लोमेरुलस हो और ट्यूब्यूल्स ना हो तो सिर्फ खून फिल्टर होगा, लेकिन ज़रूरी चीज़ें भी वेस्ट हो जाएंगी और जिस्म डिहाइड्रेशन से मर जाएगा। तो हाफ अ किडनी इज यूजलेस वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। नेफ्रॉन के हर हिस्से का मौजूद होना और सही कोऑर्डिनेशन में काम करना ज़रूरी है। फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, ये तीनों प्रोसेसेस एक साथ होने चाहिए। कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज सर्वाइवल के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, बल्कि नुकसानदेह होगा। लेकिन एवोल्यूशनिस्ट्स कहते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन ने इसको रिफाइन किया होगा। साइंस ऑफ अल्लाह सिर्फ उन चीज़ों को सिलेक्ट कर सकती हैं जो पहले से फंक्शनल हों और सर्वाइवल एडवांटेज दें। एक नॉन फंक्शनल या पार्शली फंक्शनल गुर्दा तो सर्वाइवल डिसएडवांटेज देगा। तो ये शुरू से फंक्शनल होना चाहिए था, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए ये रैंडम म्यूटेशन से ग्रेजुअल स्टेप्स में डेवलप नहीं हो सकता। एक और आर्ग्यूमेंट ये है कि डिज़ाइन का इल्यूजन है, कि हम पैटर्न्स ढूंढते हैं जहां पैटर्न्स नहीं होते। ये कहना कि डिज़ाइन का इल्यूजन है, तो फिर हम इंजीनियरिंग और साइंस में क्या ढूंढ रहे हैं? हम हर चीज़ में डिज़ाइन, मकसद और फंक्शन ढूंढते हैं। अगर एक वॉच में डिज़ाइन है, तो एक गुर्दे में जहां मिलियन टाइम्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, वहां कैसे इल्यूजन हो सकता है? ये तो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन को इग्नोर करना है। तो आप कह रहे हैं कि साइंटिफिक मेथड ही डिजाइन की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल। स्पेसिफाइड कॉम्प्लेक्सिटी और फाइन ट्यूनिंग सिर्फ डिज़ाइन की तरफ इशारा करते हैं। किडनी का पीएच बैलेंस को 7.35 से 7.45 के बीच मेंटेन करना, इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स को कंट्रोल करना, ये सब फाइन ट्यूनिंग की मिसालें हैं। अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए तो जिस्म काम नहीं कर सकता। एक और पॉइंट, एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं कि इम्परफेक्ट डिजाइन भी है। मसलन नर्व का पाथ या जंक डीएनए जो अब जंक नहीं रहा। गुर्दे में कोई ऐसी इम्परफेक्ट डिजाइन है? गुर्दे के कॉन्टेक्स्ट में इम्परफेक्ट डिज़ाइन का आर्ग्यूमेंट लगाना मुश्किल है। इसकी एफिशिएंसी और ड्यूरेबिलिटी लाजवाब है। अगर कोई इम्परफेक्शन होती तो ये इतने सालों तक इतनी बेहतरीन तरीके से काम ना करता। और जहाँ तक जंक डीएनए की बात है, रीसेंट रिसर्च मसलन एनकोड प्रोजेक्ट ने साबित किया है कि इसका भी फंक्शन है। तो गुर्दे के लिए इररिड्यूसिबल कम्प्लेक्सिटी और फाइन ट्यूनिंग ही असल जवाबात हैं। जी हाँ, और इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस। एक मुकम्मल फंक्शनल गुर्दे के रैंडम फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी अगर हम सिर्फ की प्रोटीन्स और उनके इंटरैक्शंस को भी देखें तो 10 टू द पावर -300 से भी कम होगी, जो यूनिवर्स की उम्र और एटम्स की तादाद के लिहाज से स्टेटिस्टिकली इम्पॉसिबल है। ये तो हर तरह से एक माइंड ब्लोइंग रेवलेशन है। साइंटिफिक, लॉजिकल और मैथमेटिकल तरीके से भी इसका रैंडम होना नामुमकिन है। यही वो इल्म है जो हमें ईमान की तरफ ले जाता है। जब हम अल्लाह की कुदरत और हिकमत को गौर से देखते हैं तो दिल और दिमाग दोनों तस्लीम करते हैं। प्रोफेसर, क्या कुरान में गुर्दों या इसके फंक्शंस के बारे में कोई खास इशारा है? कुरान में इंसानी जिस्म की तख्लीक और उसमें मौजूद निशानियों पर बार बार जोर दिया गया है। मसलन अल्लाह ताला सूरह अज़्ज़ारियात 51-21 में फरमाते हैं, और तुम्हारी ज़ातों में भी क्या तुम देखते नहीं हो? ये आयत हमें अपने अंदर गौर करने की दावत देती है। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया, लेकिन स्पेसिफिक फंक्शंस जैसे फिल्ट्रेशन या पीएच बैलेंस? कुरान मजीद बायोलॉजी नहीं बताता, लेकिन इसके प्रिंसिपल्स और इशारे ज़रूर देता है। मसलन पानी से हर चीज़ को जिंदा किया, सूरह अल-अंबिया 21:30। गुर्दे पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस मेंटेन करते हैं, जो जिंदगी के लिए बुनियादी है। तो पानी का जिक्र उसके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है, जहां गुर्दों का रोल क्रूशल है। और सूरह अल-कहफ 18:49 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और तुम उसमें कोई कमी नहीं देखोगे। इसका मतलब है कि अल्लाह की तख्लीक में
कोई नुक्स नहीं है। गुर्दे की परफेक्शन और कॉम्प्लेक्सिटी इस आयत की तस्दीक करती है। 1400 साल पहले जब माइक्रोबायोलॉजी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कुरान में ऐसी परफेक्शन का जिक्र करना हैरत अंगेज है। बिल्कुल। और हदीस में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेहत और जिस्म की हिफाजत पर जोर दिया है। अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी जिसकी शिफा ना उतारी हो। सही बुखारी। इसका मतलब है कि हमारे जिस्म में शिफा और हीलिंग के मैकेनिज़म्स भी मौजूद हैं, जिसमें गुर्दे की सेल्फ रिपेयर भी शामिल है। तो कुरान और हदीस दोनों ही अल्लाह की तख्लीक की परफेक्शन और उसमें मौजूद हिकमत की तरफ इशारा करते हैं। और अरेबिक रूट वर्ड्स को देखो। खल्क का मतलब है परफेक्टली डिजाइंड विथ मेजर एंड पर्पस। आयत का मतलब सिर्फ निशानी नहीं, बल्कि एक ऐसी निशानी जो किसी गहरे मकसद की तरफ इशारा करे। तो साइंस ऑफ अल्लाह इन द ह्यूमन किडनीज का मतलब है कि गुर्दे सिर्फ एक ऑर्गन नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत, हिकमत और वहदानियत की एक जिंदा दलील हैं। यही तौहीद है फातिमा। जब हम इस परफेक्शन को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि इसका बनाने वाला एक ही है और वो हर कमी से पाक है। कोई शरीक नहीं उसका इस तख्लीक में। सुभान अल्लाह, ये तो कुरानी नज़रिए को साइंस के साथ जोड़कर और भी गहरा बना देता है। प्रोफेसर, आज की इस गुफ्तगू ने वाकई मेरी सोच बदल दी है। पहले मैं गुर्दे को सिर्फ एक बायोलॉजिकल सिस्टम समझती थी, अब ये मुझे अल्लाह की अजीम कुदरत का एक मुजस्समा लगता है। यही तो इल्म से ईमान का सफ़र है। जब तुम इल्मी दलाइल और साइंटिफिक फैक्ट्स को अल्लाह की निशानियों के रूप में देखती हो तो तुम्हारा ईमान और पुख्ता होता है। और इसका मेरी डेली वर्शिप पर क्या असर होना चाहिए? जब तुम नमाज में सजदा करो तो गौर करो कि तुम्हारा जिस्म, जिसमें ऐसे हैरत अंगेज गुर्दे हैं, अल्लाह के सामने झुक रहा है। जब पानी पियो तो शुक्र करो कि तुम्हारे गुर्दे उस पानी को फिल्टर करके तुम्हें सेहतमंद रखते हैं। हर सांस, हर लम्हा शुक्र और तदब्बुर का मौका है। तो ये इल्म हमें सिर्फ साइंटिस्ट नहीं, बल्कि बेहतर मुसलमान भी बनाता है। बिल्कुल। और इसके बाद आता है एहसान यानी एक्सीलेंस। जब तुम अल्लाह की इतनी अजीम तख्लीक को समझ लेती हो तो तुम्हारे अमल में भी एक्सीलेंस आती है। तुम अपने जिस्म की कदर करती हो, उसकी हिफाजत करती हो और अल्लाह की तरफ से दी गई इस नेमत का शुक्र अदा करती हो। मैं अब से हर चीज़ को एक नई नज़र से देखूंगी। अपनी स्टडीज़ में भी मैं सिर्फ डेटा और मैकेनिज़म्स नहीं देखूंगी, बल्कि उनमें छुपी अल्लाह की हिकमत को तलाश करूंगी। यही असल मकसद है। जब तुम अपनी हर रिसर्च में रब पालने वाले की निशानियां ढूंढोगी तो तुम्हारे लिए हर डिस्कवरी एक इबादत बन जाएगी। जज़ाक अल्लाह खैर प्रोफेसर, आपने मेरे लिए इल्म और ईमान के नए दरवाजे खोल दिए हैं। वालेकुम अस्सलाम। याद रखो फातिमा, ये सिर्फ गुर्दों की बात नहीं, ये हर जर्रे, हर मखलूक में अल्लाह की निशानियों की बात है। तुम्हारा जिस्म, ये कायनात, सब अल्लाह की अज़मत और वहदानियत की गवाही दे रहे हैं। मैं अब और भी गहराई से गौर करूंगी। हर दिन एक नया सुभान अल्लाह मोमेंट होगा मेरे लिए। और यही एक मोमिन की पहचान है, जो अल्लाह की निशानियों पर गौर करता है। उसकी ईमान की रोशनी बढ़ती चली जाती है। फ़बी-अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। सूरह अर-रहमान 55-13। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इस इल्म और इस हिदायत के लिए। इसी तरह हम अपनी जिंदगी के हर पहलू में अल्लाह की कुदरत को देखें, उस पर शुक्र करें और उसकी इताअत में जिंदगी गुजारें। यही हमारा मकसद है।